हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम शीतल शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, एक बार शॉर्ट रिपीट करके फिर आगे कर सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। नर जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग। नर जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं, मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। अंडा किस तरीके से फीमेल की बॉडी में बनता है। ठीक है। कहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे बच्चों। आतर्क चक्र और निषेचन। आतर्क चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और निषेचन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आतर्क चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है। इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जब शुरू होता है, ठीक है, तो 1 से 5वें दिन तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। 5वें से 13वें दिन का 5 to 13th डे जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं बच्चों। ठीक है। ये देखिए, आतर्क चक्र, कुटकीय या प्रचुरोद भवन प्रवस्था, फिर क्या है, अंडाशय प्रवस्था। कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 14वें दिन के लिए बोला गया है। ठीक है। और उसके बाद जो अवस्था है वो कौन सी है, स्त्रावी प्रवस्था। वो कब से कब तक होता है, 15th से 28वें दिन। ठीक है। 15 से 28वें दिन होता है। तो इस तरीके से आतर्क चक्र को, रजोधर्म को डिवाइड किया गया है। समझे कौन कौन सा है। एक बार फिर से आपको लिख के बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट जो हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, आतर्क चक्र। ठीक है। ये कब से कब तक होता है, 1 to 5th डे। एक पॉइंट हो गया आतर्क चक्र। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, दूसरा हमने लिया है क्या, पुटकीय या प्रचुरोद भवन प्रवस्था। ठीक है। तो पुटकीय या, ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रचुरोद भवन। ठीक है। क्या है ये, प्रवस्था कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो। ठीक है। प्रचुरोद या पुटकीय अवस्था। थर्ड पॉइंट ले, ये कब से कब तक होता है, ये होता है बच्चों 5वें से 13वें दिन। इसको हम कैसे कह सकते हैं, 5th to 30th दिन। नेक्स्ट लेते हैं हम क्या, अंडाशय प्रवस्था। ठीक है। अंडाशय प्रवस्था क्या है, 14वें दिन। ठीक है। अंडाशयी अवस्था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, स्त्रावी प्रवस्था, स्त्राव करने वाला। ठीक है। ये क्या है, 15th to 28वें दिन, 15वें से 28वें दिन। ठीक है। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोलते हैं, स्त्रावी प्रवस्था। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। समझे, किस किस को डिवाइड किया गया है कि आतर्क चक्र क्या है, पुटकीय प्रचुरोद भवन अवस्था क्या है, अंडाशय प्रवस्था क्या है और स्त्रावी प्रवस्था क्या है।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ये देखिए कि इसमें क्या प्रोसेस है कि निषेचन ना होने की दशा में, जब निषेचन की प्रक्रिया हुई तब तो कोई बात नहीं, तब तो प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है, जो गर्भाशय है उसमें और अंडाशय में क्या हुआ, चक्रीय परिवर्तन, और इस चक्र को क्या बोलते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। ये कितने दिनों का होता है, लगभग 28 दिन का होता है। बात इतनी समझ में आई कि क्या है कि जब निषेचन ना हुआ तो गर्भाशय की दीवार और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मासिक चक्र। अब आगे देखते हैं कि मादा में क्या हुआ, कि मादा में रजोधर्म, ठीक है, कि मादा में रजोधर्म जो है वो कब है, यौवनारंभ प्रारंभ होने से पहले प्रारंभ होता है, मतलब या यौवनारंभ जब शुरू होती है तभी शुरू होता है। ठीक है, कि यौवनारंभ प्रारंभ होने पर होता है। ये कब होता है, ये 12 से 13 वर्ष के आयु काल में प्रारंभ होता है। समझे, जब गर्ल चाइल्ड जो है 12 से 13 साल की होती है तब ये शुरू होता है। तो जो शुरू होने वाली कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्की रजोधर्म, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त होता है। ठीक है, तो जब शुरू हुआ तो हम उसको मिनार्के, और जब खत्म होने वाला टाइम आता है 45 से 50 वाला, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, मेनोपॉज। अब क्या हुआ कि इसमें क्या है बच्चों, रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, रुधिर वजाइना के थ्रू, योनि के थ्रू बाहर निकलता है। इस रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा भी, ठीक है, जो अंडा जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो वो अंडा है जो क्या है, निषेचित नहीं हुआ है, वो भी क्या है, योनि के मार्ग से बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि प्रत्येक आतर्व चर के मध्य में अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, कि इसमें क्या हो रहा है, अंडा बाहर निकल रहा है, या हम इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। और देखिए आतर्व चक्र की शुरुआत क्या है, आतर्व प्रवस्था में ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जब बच्चों, रक्त स्राव होने लगता है, और ये जो रक्त निकलता है ये कब से कब तक निकलता है, 3 से 5 दिनों तक रक्त का स्राव होता है। ठीक है, जब ये आतर्व चक्र शुरू होता है, किसी को 2 दिन भी होता है, किसी को 3 दिन, मिनिमम 3 दिन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है दिन कम होने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आतर्व प्रवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है बच्चों, पुटकीय प्रवस्था आती है। एक आतर्व चक्र हो गया, ठीक है, अब कौन सा शुरू हुआ, पुटकीय। तो इसमें क्या हो रहा है कि गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटे में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, प्राथमिक पुटक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्राथमिक पुटक में क्या हो रही है, वृद्धि होती है, और ये पूर्ण ग्राफी बन जाता है। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफी में। तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेट, गर्भाशय मतलब जो ये गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय का कुछ पार्ट रक्तस्राव के थ्रू बाहर आ जाता है। समझे मेरी बात,
और जैसे ही एक आतर्व चक्र कंप्लीट हुआ, दोबारा से जो भाग टूट टूट कर बाहर निकला था वो वापस से उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रचुरोद भवन हो जाता है। ठीक है, और गर्भाशय फिर से तैयार हो जाता है, या तो प्रेगनेंसी के लिए या फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, कि उसमें भी उसको टूट टूट के बाहर निकलना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि अंडाशय और गर्भाशय ये परिवर्तन, ठीक है, कि अंडाशय में जो चेंज हो रहा है, गर्भाशय में जो चेंज हो रहा है, ये क्या है कि पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होता है। ठीक है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। समझे? पीयूष ग्रंथि। तो अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन के मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होता है। और साथ में यहाँ पर क्या है? अंडाशय हार्मोन। अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, कि मात्रा के स्तर में बदलावों से होता है। समझे? अंडाशय और गर्भाशय के परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के, ठीक है, तो इससे भी कुछ हार्मोन निकल रहे हैं, इससे भी कुछ हार्मोन निकल रहे हैं, और इन हार्मोन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पुटक प्रवस्था के दौरान कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, जब पुटक अवस्था होती है तो कौन सा हार्मोन है यहाँ पे? गोनेडोट्रोपिन। इसमें कौन सा है? LH FSH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हिंदी में इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाले हार्मोन दिए हुए हैं। तो ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्त्रावण को उद्दीपित करते हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि ये जो हार्मोन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? पुटक परिवर्धन। ठीक है, जो फॉलिकल है उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। तो पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा, कि जो पुटक है उससे क्या निकाल रहे हैं? उससे निकाल रहे हैं क्या? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन के स्त्रावण को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि पुटक के तो परिवर्धन में ही कर रहे हैं, और साथ में पुटक से कौन सा हार्मोन स्त्रावित कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, और LH और FSH ये क्या है? निकल रहे हैं। और जैसे ही 14th डे आता है ना, ये उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, बहुत ज्यादा निकलता है। कब? 14th डे। और उस टाइम क्या है? उस टाइम क्या होता है कि मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्त्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये LH है, इसने किस पे अफेक्ट दिखाया, ग्रेफियन फॉलिकल पे, ठीक है। तो ग्राफी पुटक, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफी पुटक, ठीक है। और इस पर इफेक्ट किया और इससे क्या हुआ, ये फट जाती है, ठीक है। और क्या हुआ, यहां से क्या निकल जाता है, यहां से क्या निकलता है, अंडा, ठीक है, ये बाहर आ जाता है। तो इसको ये अंडा बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो अंडा जब बाहर आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि अंडोत्सर्ग। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुई कि इसमें कि अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था प्राप्त होती है, ग्रेफियन फॉलिकल फट गया, वहां से अंडा बाहर आ गया। तो अब जो कंडीशन बची, जो बचा, जैसे ये है, इसके अंदर से कुछ निकल गया, अब जो ये बचा, ठीक है। तो ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग, उसको हम क्या कहते हैं, पीत पिंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ग्राफी पुटक, ठीक है। और इसके बाद जो ये बचा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीत पिंड, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जब ग्राफी पुटक में से अंडा बाहर आ गया तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए बेटा कि अंडाशय के अरेखीय काट का एक दृश्य, ठीक है। क्या है, ये रुधिर वाहिकाएं हैं, ये प्राथमिक पुटक है, फिर द्वितीयक बनता है, इसके बाद में ये तृतीयक पुटक है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना कि किस तरीके से अंडाणु बनता है। तो तृतीयक पुटक के सेंटर वाले भाग को क्या बोलते हैं, एंट्रम गह्वर बोलते हैं। अब इसमें से अंडा ये बाहर आ गया और अब क्या बचा, ये ग्राफी पुटक, और उसको जो बच गया इसको क्या बोलते हैं, पीत पिंड इसको बोलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो पहले तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा था, अब पीत पिंड जो बच्चा है ना, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या करता है, गर्भाशय अंतर स्तर को बनाए रखने में आवश्यक है, ठीक है। कि ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, कि ये जो गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। गर्भाशय अंतर स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है प्रोजेस्टेरोन। चलिए अब इसके बाद में क्या हुआ, इस प्रकार गर्भाशय अंत्य स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण तथा से गर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो इतनी प्रक्रिया, अगर मान लीजिए कि निषेचन हो गया, ठीक है, निषेचन हो जाने के बाद में अंडा निषेचित हो गया, अब उसको क्या करेंगे, वो कहाँ जाके लग जाता है, वो लग जाता है कहाँ पे, गर्भाशय में, यूट्रस में, ठीक है। ये क्या है, ये गर्भाशय है और यहाँ पर आकर क्या लग गया, निषेचित अंडा इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, अंतरोपण, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए क्या है, अगर सगर्भता हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो इसके बाद की, ठीक है, तो इसके दौरान अब
जो होता है वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस समय पर रजो धर्म भी नहीं होता। ठीक है, इस समय पर नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता, ये तो निषेचन के बाद क्या है, अगर निषेचन नहीं हुआ तो पीत पिंड में ह्रास हो जाता है, पीत पिंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये अंत स्तर का विखंडन करता है। ठीक है, फिर क्या होता है इससे कि इससे फिर से रजो धर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि महावारी पुनः हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम देखो बच्चों, ये क्या है, 1 से लेकर 29 डेज दिए हुए हैं। तो जब मासिक धर्म शुरू होता है तो ये शुरू के 3 दिन, फिर देखो 14th डे आया, 14th डे क्या होता है, अंडा रिलीज होता है। ठीक है, और उससे पहले वाली कंडीशन क्या है, ये पुटकीय प्रवस्था, प्रचुरोद भवन प्रवस्था, फिर क्या है, स्त्रावी प्रवस्था। ठीक है, अब ये वाला कौन सा है हार्मोन, FSH, ये LH है। और जब LH पीक पर होता है तो उस टाइम क्या होता है, अंडा सिक्रीट होता है, अंडा निकलता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन निकल रहा है किससे, फॉलिकुलर कंडीशन से। ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन किससे निकल रहा है बेटा, प्रोजेस्ट्रॉन जो है कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, पीत पिंड से। ठीक है, तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, तो अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल, अथर्व चक्र पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, निषेचन। तो निषेचन क्या है बच्चों, कि स्त्री या पुरुष के संभोग के दौरान जो शुक्राणु, ठीक है, वीर्य, और यहाँ पे क्या है, शुक्राणु, शुक्र या वीर्य, इसको शुक्राणु लिख दो, स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। ठीक है, तो शुक्राणु कहाँ गए, फीमेल की बॉडी के अंदर गए, और फिर शुक्राणु जो है वो क्या है, तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए गर्भाशय में, देखा ना, तेजी से जाते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहाँ प्रवेश करते हैं, गर्भाशय में। फिर क्या हुआ, और अंततः अंडवाहिनी। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से संरचना है, ये किसकी संरचना है, ये क्या है, अंडवाहिनी। ठीक है, नली के तुम्बका क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी में क्या करा हमने, एक और स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है तुम्बिका क्षेत्र तक, शुक्राणु। ठीक है, इस बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक, तो यहाँ पर शुक्राणु पहुंच गया और यहीं पर क्या है, यहाँ पर ये अंडाणु भी पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पे, तुम्बिका क्षेत्र में। और जहां क्या हुआ, दोनों की क्या हो गई, ये निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब क्या होगा कि निषेचन के दौरान, जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, कि एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या बनाया, अंडाणु, ठीक है, और अंडाणु के ऊपर मैंने क्या बनाई, एक लेयर। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलेंगे, अंडावरण। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो निषेचन के दौरान क्या हुआ कि जो शुक्राणु है ना, अंडाणु के दोनों इस तरह से संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये
ये शुक्राणु है, ठीक है, और ये जाके इसके जोनो पेल्लुसिडा से जाकर लग जाता है। और साथ में क्या है, साथ में एक पॉइंट और देखिए क्या है यहाँ पर कि अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु, ठीक है, यहाँ पर आके और दूसरे शुक्राणु ना लग जाए तो उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। सिर्फ एक जाके लग गया फिर वही आगे की प्रक्रिया करेगा। अब शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद में ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्या, युग्मनज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है, यानी कि 2 एंड होता है, ठीक है। इतनी प्रक्रिया हो गई। अब देखिए ये देखिए जरा कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है यहाँ पर कि शुक्राणु है, योनि में गया, ग्रीवा नाल में गया, गर्भाशय में गया, फिर इस्थमस, तुम्बिका क्षेत्र, और इधर से अंडाणु फिम्बरी से होते हुए तुम्बिका क्षेत्र, और फिर यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो गई, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए लिंग निर्धारण से क्या मतलब है कि स्त्री द्वारा उत्पादित, देखिए जो स्त्री है उसमें जो अंडे हैं, है ना, तो वो क्या है, अगुणित अंडकों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए स्त्री में, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्त्री लिख रही हूं, ठीक है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से, एक्स एक्स, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स वाई, ठीक है, ये है स्त्री और पुरुष में। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें इसको कि 50% शुक्राणु एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और 50% शुक्राणु वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स वाला शुक्राणु मादा के फीमेल के एक्स से मिल गया तो क्या होगा, मादा शिशु, ठीक है, और वाई वाला शुक्राणु मादा के फीमेल के एक्स से मिल गया तो क्या होगा, नर शिशु, ठीक है। तो इस तरीके से तो पुरुष ही जिम्मेदार है किसके लिए, नर और मादा, आगे जो बच्चा गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, बेटा होगा बेटी होगी। तो देखिए फादर, ये एक्स वाई, मदर के एक्स, और ये एक्स एक्स तो फीमेल और एक्स वाई तो मेल हुआ, ठीक है। अब देखिए जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। अब उसमें क्या है, उसमें परिवर्तन शुरू हो गए, ठीक है। कैसे होता है परिवर्तन कि सबसे पहले उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, और की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के स्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ठीक है। और तब ये 2, 4, 8, 6, 16 संतति कोशिकाओं में, देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें देखो, देखिए ये युग्मनज बन गया। अब इसमें इस युग्मनज में, ये मैंने युग्मनज लिखा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ। इसको क्या बोला, क्लीवेज, विदलन भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, युग्मनज अंडवाहिनी के स्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अब ये युग्मनज कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है गर्भाशय की ओर, ठीक है। तो अब इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, कैसे कि देखिए जैसे इसमें 2, फिर सेल फिर से डिवाइड हो गई, 4,
फिर ये 8, ठीक है, 2, 4, 8 और फिर इसके बाद में 16। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, इतनी सारी बनानी क्या है, 8 के बाद में ऐसे दिखा देते हैं क्या, अंदर जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 16। ठीक है, ऐसे 16 संतति जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। और हिंदी में देखते हैं क्या कहेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे क्या, कोरक खंड। ठीक है, 16 के अंदर 16 है अंदर सेल्स। अब क्या हुआ कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं, और ये तूतक लगातार विभाजित होता रहता है, समझे। तो तूतक, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है ये कोरक कुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखो इसको ऐसे समझो, क्या है, यहाँ पे 16 वाली सेल्स है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या बोला, मोरूला या तूतक, समझे। अब ये क्या हो रहा है, इसमें विभाजन हो रहा है। ठीक है, और ये गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है। तो जब गर्भाशय की ओर बढ़ेगा तो वो एक कंडीशन, एक सिचुएशन बना लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरक कुटी या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या हुआ इसके बाद में, ये कोरक कुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या संरचना बनाई, ठीक है, और इस संरचना में कि यहाँ पे कुछ और संरचना बना दी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, कोरक खंड। ठीक है, कोरक खंड, और हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक। ठीक है, इस तरीके से ये कोरक खंड है, ट्रोफोब्लास्ट, पोष कोरक हम इसको बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पूरी संरचना है, अच्छे से समझिए इसको। ये क्या है, ये अंडा, इस पे ये शुक्राणु, फिर ये 2, 4, 8, 16, फिर ये कोरक कुटी बन गया। अब ये कोरक कुटी कहाँ लग गया, गर्भाशय में लग गया। ये देखो ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, और फाइनली कहाँ सेट हो गया, गर्भाशय में जाकर सेट हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरकों से जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या कि कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष, उसे हम अंतर कोशिक समूह बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने एक और संरचना बनाई, ऐसे अंदर। ठीक है, और इस वाली संरचना को क्या बोलेंगे, जो अंदर वाली संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर कोशिका समूह। ठीक है, ये क्या है, अंतर कोशिका समूह। ठीक है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर अंतर कोशिका समूह है ये। अब इसमें क्या हुआ, अब पोष कोरको स्तर गर्भाशय अंत स्तर से संलयन हो जाता है।
ठीक है, कौन सा, कोशकोरक वाला। और अंतर कोशिकीय समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित होता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला पार्ट था कोशकोरक, वो तो लग गया जाके गर्भाशय में, और अंदर वाला पार्ट जो था, ठीक है, कहाँ है, अंतर कोशिक समूह जो मैंने अभी बनाया, उसमें क्या होते हैं, भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, भ्रूण के रूप में विभेदित होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि संलयन के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है और कोरक पुटी को आवृत कर लेती है। कोरक पुटी गर्भाशय अंत्य स्तर में अंत्य स्थापित हो जाता है, वहां पर अच्छे से अंत्य स्थापित हो गया, और बाद में ये क्या, सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, और बाद में क्या शुरू हो जाता है, इसमें गर्भता शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हुआ, जब जुड़ गया तो क्या हुआ कि गर्भाशय कोशिकाएं में विभाजन हो रहा है और कोरक पुटी को क्या करा, पूरा सा ऐसे कवर कर लिया, इम्प्लांट हो गया, और क्या हो गया, प्रेगनेंसी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे वहां पे क्या है, चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो पोष कोरकों पर क्या है, अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जरायु अंकुरक, कोरियोनिक बिलाई हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भ्रूण है। ठीक है, ये देखिए, ये उंगली जैसी संरचनाएं जो बन रही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अब ये बन गया ये। अब इसके बाद क्या हुआ कि जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरागुली युक्त हो जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, और उन्होंने फिर क्या करा, परिवर्धनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित किया। ठीक है, माँ बच्चा उनके बीच में कुछ ऐसी चीज बन गई जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अपरा, ये अपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, भ्रूण को ऑक्सीजन दे रहा है, पोषण दे रहा है, और बदले में भ्रूण का कार्बन डाइऑक्साइड और जो भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थ है उनको बाहर निकाल रहा है। ये अपरा एक नाभुर रज्जु अम्लीकरण कोड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि में एक पाइप जैसी संरचना होती है ना, तो पेट के अंदर बच्चा थोड़ी ना खाता पीता है कुछ, और नाभि में जो संरचना जुड़ी होती है उसी के द्वारा फूड बच्चे तक पहुंचता है, और बच्चे का अपशिष्ट उसी गली के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, तो अपरा क्या है कि भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी। देखिए, अपरा है ना, अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे हार्मोन निकलते हैं, और जहां अनेकों हार्मोन जैसे जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, HPL, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। बात समझ में आई बच्चों कि कौन कौन से, यहाँ पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और इसी में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन बेटा, रिलैक्सिन। ठीक है, अब देखिए, अंतरापण हुआ, उसके तुरंत बाद जो अंतर कोशिकीय समूह है, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा। ठीक है, इस तरीके से दो मेम्ब्रेन बन गई, दो लेयर बन गई है। ये देखिए, एक क्या है, बाह्य त्वचा, एक क्या है, अंतः त्वचा। ठीक है,
बाह्य त्वचा अंतः त्वचा बन जाता है, और उनके बीच में ही क्या है, एक मध्य जन स्तर। तो यहाँ पे अगर हम एक और लेयर बना दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, मध्य जन स्तर। ठीक है, बाह्य त्वचा अंतः त्वचा के बीच में ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतक, तो ये तीनों के तीनों जो है क्या बना रहे हैं, ये तीनों के तीनों ये बना रहे हैं, जो भी वयस्क बनने वाला है उसके सारे ऊतक बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक जो भ्रूण है, भ्रूण का सबसे पहला क्या है कि हृदय की, डॉक्टर जो हृदय की धड़कन चेक करता है कि बच्चा जो है अंदर क्या उसके अंदर सांस आ रही है, क्या वो हार्ट बीट चल रही है। और 3 महीने होने के बाद में बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, पता चल जाता है कि बेटा है बेटी। हालांकि इंसान नहीं पता कर सकता, मतलब बच्चे का जनन अंग डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, 5वें महीने के दौरान सिर पर बाल उग जाना, 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं, बरूनियां बन जाती हैं, आईब्रो, आईलैशेस। ठीक है, 9 महीने तक का गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल, और फिर बच्चा प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रसव पीड़ा, तो बेटा प्रसव का मतलब पार्चुरेशन, जब बच्चे का बाहर निकलने का टाइम होता है, 9 महीने का टाइम कंप्लीट हो गया तो माँ को दर्द होता है। दर्द होने का मतलब है कि कोई चीज रेडी है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उससे क्या है, शरीर के अंदर संकुचन होते हैं। भाई हम किसी चीज से जब किसी चीज को निकालते हैं तो हम ऐसे दबाते हैं ना, तो ऐसे ही महिला के शरीर के अंदर भी ऐसे संकुचन की प्रक्रिया होती है, और ताकि अंदर की चीज बाहर निकले, तो वो जो संकुचन है ना, उसी से दर्द होता है। इसी को जो बच्चा ये बाहर निकल रहा है, इसको शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। ठीक है, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कहाँ से संकेत उत्पन्न हो रहे हैं, तो गर्भ से और अपरा से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मातृ पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन की निकलने की क्रिया सक्रिय बनाती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहाँ पे कार्य कर रहा है, गर्भाशय पेशी पर कर रहा है, और क्या करता है, जिससे और जोर जोर से गर्भाशय क्या है, संकुचन होने लगता है। ऑक्सीटोसिन निकल रहा है और गर्भाशय को क्या करता है, संकुचन की प्रक्रिया करता है। तो किसी चीज को संकुचित करेंगे तभी तो अंदर की चीज बाहर आएगी। ठीक है, तो गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रावण को उद्दीपित करता है, कि जितना संकुचन होगा गर्भाशय में उतना ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ये संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है, जिसे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन काल द्वारा बाहर आ जाता है, नाल द्वारा, सॉरी। ठीक है, तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फिर जब कोई चीज प्रकृति में कोई चीज है तो उसके खाने का प्रबंध भी है। तो स्त्री के स्तन ग्रंथियों से गर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। इनमें दूध उत्पन्न होता है, दुग्धम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि 6 महीने तक तो मदर को अपने बच्चे को फीड जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, जो क्या करता है, बच्चे के अंदर एंटीबॉडी बनाए रखता है। ठीक है, और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखता है। कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप किसी भी टीचर से कभी भी विद इन 60 सेकंड कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेटेड वीडियो आपको
मिलते रहें। ठीक है, चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो चैट बोर्ड में आए हुए हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चन है, हम उनको मॉडल क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय एवरीवन।